चलो जी, एग्जेम्प्ट सर्विसेज देख रहे हैं हम। टोटल इसके अंदर कितनी बातें हैं? 23 हेड्स हैं। उसके अंदर हमने पहला खत्म किया था जो कि किससे रिलेटेड था? चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाले। सेकंड हमारे पास आता है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो अगेन दिस इज अ कोर हेड। ये एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, एक हेड बता रहा है कि एग्रीकल्चर या इसके रिलेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसमें से कुछ एक को इन्होंने क्या कर दिया, कुछ एक सर्विसेज को क्या कर दिया एग्जाम में, तो उसकी सारी एंट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखी है। हमने देखा था एंट्री वाइज इंट्रोडक्शन होती है कि किस एंट्री के अंदर क्या लिखा है, किस एंट्री के अंदर क्या लिखा है। तो कई सारी एंट्रीज है जो किसके अंदर डाली गई है कि सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होंगी, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज होंगे, वो सारे के सारे एग्जाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो यहाँ पे बातें बताई गई है वो सारे होंगे। और एग्रीकल्चर में हमें समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन से होते हैं और कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते। तो उसके एसेंशियल देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या मतलब है, किसको कहते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और किसको हम नहीं कहते। तो थोड़ा सा खेती खलिहान के बारे में बातें होंगी यहाँ पे, बट सिंपल सा, कोई खास नहीं, थोड़ा सा लेंदी है बट ज्यादा कोई टफ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग सिंपल है। की वही चीज है कि बातें काफी लिखी है, 8-10 पन्नों के अंदर इसको डिफाइन किया गया पूरा एनालिसिस के साथ। आपको सेलेक्टिव चीजें माइंड में रखनी है कि क्या है, कोर कंटेक्स्ट क्या है, ताकि आप सवाल में ये पहचान सको कि ये हमारी एग्जाम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए जो इतने कीवर्ड्स है वो आपको फ्रेम में रखने हैं, अपने माइंड में रखने हैं कि इन से पहचान होती है कि ये एग्जाम के अंदर आता है। और अगर ये वर्ड्स नहीं होंगे, ये चीजें नहीं पाई जाएंगी, तो एग्जाम नहीं होगा। और एग्जाम नहीं होगा दैट मींस कि वो टैक्सेबल होगा। सिंपल। चलो जी, देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज के अंदर कितनी एंट्रीज है। सबसे पहले एंट्री नंबर 24 आ रहा है, जो क्या बात कर रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउस ऑफ राइस। तो वो कह रहा है राइस से रिलेटेड आप लोडिंग करो, अनलोडिंग करो, पैकिंग करो, स्टोरेज करो या वेयर हाउसिंग करो, और इसकी अगर कोई सर्विस किसी को दे रहा है तो वो क्या होगा आपका एग्जाम। तो ये सिंपल, इसमें कोई टफ नहीं था। टफ वाला बात ही नहीं है जिसके अंदर आप डुबकी मारोगे एनालिसिस के अंदर, वरना कुछ तो सिंपल ही है। अगला देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि जंगलों से पाए जाते हैं, जिसको लोग यूज करते हैं, उस टाइप के अगर प्रोड्यूस है और उसकी वेयर हाउसिंग की सर्विस दी जा रही है, उसकी अगर वेयर हाउसिंग का मतलब पता है बेसिकली क्या होता है, स्टोरेज की फैसिलिटी एक तरीके से दी जा रही है, तो उसकी अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी क्या होगा हमारा एग्जाम 24A के अंदर। 24B आपका बोर्ड के अंदर है, दैट मींस कि ये रिसेंट चेंज है और ये आपका अमेंडमेंट का एरिया है और आपको ये अलग से ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, लंबी चौड़ी बात है, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज या कह लो वेयर हाउसिंग ऑफ। तो मल्टीपल चीजें आ गई। ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या इसके अंदर फ्लेक्स आता है कि नहीं आता, तो आप बोलोगे हाँ। याद नहीं करनी सारी चीजें, लेकिन आपको सुनी भी होनी चाहिए सारी चीजें, ताकि अगर उनमें से कोई एक का नाम ले तो आप ये बोल सको कि हाँ ये जो था वो 24B के अंदर था या वो नहीं था। समझ में आ रही बात? चलिए, तो क्या क्या चीजें हैं, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की सर्विस दी जा रही है। किन किन चीजों की स्टोरेज वेयर हाउसिंग को एग्जाम किया गया है? तो सेरेल्स हो सकते हैं, पल्सेस हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जागरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, ईटीसी, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टबाको, बिटर लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर जो बहुत सारी ऐसे आइटम्स है ना जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहते। जैसे आप एग्जांपल लोगे कॉफी का, तो कॉफी जो है अभी आगे पढ़ने को मिलेगा कि कॉफी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, कॉफी बीन होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन उसको फिर हम कॉफी पे कन्वर्ट करते हैं। टी की अगर बात करें तो टी की बहुत सारी वैरायटी है, ब्लैक टी है, व्हाइट टी है। तो ये टी एक्चुअल में वो टी लीव्स नहीं है। टी लीव्स जो है, जो उसके पत्ते होते हैं, वो क्या होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन जब वो व्हाइट टी ब्लैक टी में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या रह गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रह गया। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम कहेंगे कि उसको एग्जाम नहीं होगा, तो उसके लिए 24B लाया गया कि वे 24B के अंदर वो क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। वैसे नहीं है, वैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में नहीं है। अभी आप आगे देखोगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वर्ड आएगी, जैसे देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ फुमिगेशन इन द वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टाइप के वर्ड यूज किए गए। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो मीनिंग में गए तो पता लगा कि भैया जो टी होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती, टी लीव्स होती है। कॉफी जो है वो नहीं होती, कॉफी बीन होती है। तो उस केस में कंफ्यूजन आई और उस केस में हमने कहा गया कि चलो इस टाइप की चीजों की भी अगर कोई स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं एग्जाम। ठीक है, इस टाइप की चीजें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देखोगे पल्सेज हैं, तो पल्सेज भी सारे पल्सेज क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते। कई सारे पल्सेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक अलग से मिलिंग का प्रोसेस किया जाता है, उसके छिलके वगैरह उतारे जाते हैं, तब वो एक्चुअल में यूज में आता है। ठीक है, जब आप देखोगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उसकी कंडीशंस है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बेसिकली कंडीशन क्या है कि उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए और वो मार्केटेबल कहां होने चाहिए, प्राइमरी मार्केट में।
मीनिंग समझेंगे इसका, तो ये उसकी फीचर्स हैं। तो सारे, जैसे एक राजमा है, राजमा जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है और उसी पैटर्न पे ही वो बिकता है, उसके अंदर कोई और बीच की एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन कई सारे ऐसे पल्सेस होते हैं जिसके अंदर बीच में एक एक्टिविटी की जाती है। वो कौन करता है? किसान करता है या बीच का कोई और बंदा करता है? कोई और बंदा करता है। जनरली किसान वो नहीं करता, किसान उसको दे देता है रॉ, उसके ऊपर एक्टिविटीज कोई और परफॉर्म करता है। तो कोई और परफॉर्म कर रहा है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रह गया, लेकिन स्टिल है तो काम की चीज, है तो नेसेसिटी वाली प्रोडक्ट्स, तो इसलिए उसको इस पॉइंट के अंदर कहां डाला गया? एग्जेम्प्ट के अंदर डाला गया कि भैया इन टाइप के प्रोडक्ट्स की भी अगर कोई वेयरहाउसिंग कर रहा है तो वो क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, आपको आगे देखने को मिलेगा। ये अगर एंटी नंबर भी याद रखोगे तो आपका आंसर चमक जाएगा। 24B सिंपल। आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन द वेयरहाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नाम सिंपल है, आपको फोटो में देखो, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है फ्यूमिगेशन का मतलब क्या है, कि जो वेयरहाउसेस वगैरह होते हैं उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े ना लगे, उसके लिए जो आप एक्टिविटीज वगैरह करते हो, उसकी क्लीनिंग पर्पस के लिए इस टाइप के धुएं वगैरह जो आप छोड़ते हो ताकि उसके इंसेक्ट्स वगैरह मर जाएं और हमारा जो प्रोड्यूस है वो खराब ना हो, तो उस टाइप की एक्टिविटी की अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट। आगे बढ़िए, सर्विसेज। अब देखो काफी ब्रॉड आएगा 54 के अंदर। सर्विसेज, इसी के अंदर हमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इस 54 एंट्री को समझने के लिए, क्योंकि बाकी एंट्री तो एक एक लाइन की थी, अपने आप में समझ में आ रहा है क्या है। 54 के अंदर डीप बातें क्या क्या है? सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ये एक चीज हो गई, और दूसरा रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म एनिमल्स, इन सबकी रियरिंग की एक्टिविटी ये सेकंड हो गया। आगे खत्म नहीं हुआ अभी, एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्स, इसको छोड़ दो, मतलब कि हॉर्स की रियरिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा। अभी इसके कल्टीवेशन में पढ़ना है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट है, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स है। फॉर, किस लिए एक्टिविटी की जा रही है? फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब कि आप कल्टीवेशन प्लांट का क्यों कर रहे हो? ताकि उससे क्या मिले? फूड मिले, फाइबर मिले, रॉ मटेरियल मिले, फ्यूल मिले, कुछ भी मिले, इस टाइप की चीजें। जो एनिमल्स की रेयरिंग की जा रही है, मतलब उसको पालन पोषण उसका किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है? उससे भी कुछ हमें मिलेगा, फूड, फाइबर, कुछ भी ऐसी चीज मिलेगी, तो वो इसके अंदर कवर होगा। हॉर्स को इसमें साफ साफ तौर पर क्या कर दिया गया है? बाहर। हॉर्स क्या है? साफ साफ इसके बाहर है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या मतलब इस एग्जेम्प्ट सर्विसेज के अंदर वो नहीं आएगा। अच्छा, अब ये चीजें कैसे मिलेंगी? तो उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बाय वे ऑफ, ये चीजें कैसे पॉसिबल है कि हम प्लांट का कल्टीवेशन करें तो उससे हमें फूड वगैरह चीजें मिलेंगी, या रेयरिंग करें हम एनिमल्स का तो उससे ये सारी चीजें मिलेंगी। तो वो कैसे कैसे पॉसिबल है, तो उसको 1 बाय 1 यहाँ पे कहा गया है। और उससे रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज भी होती है जिसको कि एग्जाम में ही लिया गया है, उससे रिलेटेड कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसके लिए फार्म लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो फार्म लेबर अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो वो भी क्या है? एग्जाम। तो इससे है कि मतलब ये मेन एक्टिविटी हो गई, और इससे रिलेटेड अगर कोई एंसिलरी एक्टिविटी है जिसके मदद से ही एक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगी, तो उनको भी क्या किया गया है? एग्जाम। लेकिन उसकी लिस्ट है, उसको समझना है आपको 1 बाय 1। सबसे पहला, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली सीधे तौर पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे है? प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपके मिलेंगे, तो वो आपका क्या है? एग्जाम के अंदर कवर। दूसरा आया सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये तो 1 लाइन का याद भी रहेगा और याद रहना भी है कि फार्म लेबर अगर सप्लाई किया जा रहा है, जो फार्म में काम करेंगे, तो वो लेबर की जो सप्लाई करने की सर्विस होगी वो क्या है? क्योंकि वो किससे रिलेट कर रही है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। अगला, प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म। एग्रीकल्चर फार्म जो है वहां पे कुछ प्रोसेस किया जा रहा है, इंक्लूडिंग व्हाट? टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन डाइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग और बल्क पैकिंग एंड सच लाइक ऑपरेशन विच डू नॉट, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी बात नहीं कर पाओगे आप। कह रहे हैं इस तरह की कोई भी एक्टिविटी की जा रही है एग्रीकल्चर फार्म के अंदर जो क्या नहीं कर रहा? अल्टर नहीं कर रहा द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मेन यूज है उसके अंदर अल्टरेशन नहीं हो रही है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि पोटैटो है, तो पोटैटो को पैक वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, पैकिंग करके आप बेचने के लिए उसको रेडी कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर पोटैटो को आप छील के उसको काट के उसकी चिप्स बना रहे हो तो क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो एसेंशियल उसकी थी वो खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई? खत्म हो गई। वो पोटैटो नहीं रहा, वो क्या हो गया? चिप्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर आप उसकी धुलाई करने का काम करो, उसको और मल्टीपल एक्टिविटीज के ऊपर करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या आया? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड साथ में क्या है? बट मेक
इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में उसको मार्केटेबल करने के लिए ये सारी चीज करनी जरूरी है, ताकि वो मार्केट में ये तुम खेत से निकाल के ले आओगे सब्जी वगैरह, उसको धोना तो पड़ेगा ना, साफ तो करना पड़ेगा ना, मार्केट में ऐसी तो गंदी संदी लेके नहीं पहुंच जाओगे। तो इसलिए ताकि वो प्राइमरी मार्केट में बेचा जा सके, इसलिए आपने कुछ उसके ऊपर एक्टिविटी की है और उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हुई है, तो वो मार्केटेबल प्रोड्यूस के अंदर ही काम आएगा। ठीक है, ऐसा हरकतें आप कहां कर रहे हो अपनी एग्रीकल्चरल फार्म के अंदर। ठीक है सर, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है आगे। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड। एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। मतलब क्या हुआ कि आप रेंटिंग या लीजिंग में काम करते हो, कौन सी मशीनरी? एग्रो मशीनरी, बेसिकली वही जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है, उसकी आप रेंट पे देते हो किसी को, ताकि वो उसके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम कर सके, खेत वगैरह में हल चलाने के लिए इस टाइप की चीजें। कोई अगर मशीनरी है तो वो अगर उसके आप रेंटिंग या लीजिंग करते हो तो वो भी आपका क्या है? एग्जेम्प्ट है। या फिर कोई खाली लैंड है, आपने खेती करने के लिए दे दिया किसी को, ठीक है, तो वो लैंड जो आपने उसको लीज पे दिया या रेंट पे दिया या आपने खेती दे दी है उसको, तो उस केस में वो भी क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट के अंदर कवर हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे लिखा है विद और विदाउट अ स्ट्रक्चर, मतलब हो सकता है उसके अंदर कुछ आपने छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना भी रखा हो, ट्यूबवेल वगैरह लगा रखे हो, एक आधा कमरे बना रखे हो जिसमें किसान रात को सोता हो या इस टाइप की कोई चीजें, वो हो भी सकता है कुछ स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है? वो वैकेंट लैंड होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरी होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अगेन वही चीज आ गई। अब ऊपर देखोगे, ऊपर जो वो 24B था वो क्या था? स्टोरेज या वेयरहाउसिंग था, मल्टीपल एक्टिविटीज थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर्ड यूज नहीं हुआ था। इसमें क्या कह रहा है कि लोडिंग भी करोगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, एग्जेम्प्ट है, अनलोडिंग भी, पैकिंग भी, और स्टोरेज और वेयरहाउस तो है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। 24B की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो आइटम लिखे गए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो इसलिए उसको अलग से वहां पे ऐड ऑन किया गया ताकि इसकी वजह से उसको नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे कहा गया कि स्टोरेज वेयरहाउसिंग किसकी होगी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो वही एग्जेम्प्ट होगा। और साथ ही में और भी चीजें, लोडिंग, अनलोडिंग और पैकिंग। आगे सर्विसेज, सॉरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च करके हम फार्मर्स वगैरह को भला कर रहे हैं, उनको कुछ कोचिंग ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं कि आप ऐसे करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस टाइप की अगर कोई सर्विस दे रहा है, उनको एजुकेट कर रहा है फार्मर्स वगैरह को, तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। तो वो सर्विसेज भी आपकी क्या है? एग्जेम्प्ट। अगला, सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। आपने सुना होगा चर्चे में आजकल एपीएमसी। एपीएमसी एक नाम टर्म है जो किसान आंदोलन वगैरह में आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे। तो एपीएमसी जो सर्विसेज वगैरह देती है, एपीएमसी बेसिकली क्या होती है? जो कि स्टेट के अंदर बोर्ड वगैरह बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है जो कि बेसिकली किसान की जो चीजें होती हैं उसको खरीदने बेचने में मदद करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसानों को। उनको ये एश्योर कराती है कि जो एमएसपी होता है उससे नीचे कीमत को उनके सामान को ना बेचा जाए, ना कोई खरीदने की कोशिश करे, और उस टाइप की मैनिपुलेशन वगैरह को अवॉइड करने का काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको बेसिकली रन करती है। मोस्टली स्टेट्स के अंदर है, कुछ स्टेट्स के अंदर ये नहीं भी है। ठीक, तो एपीएमसी जो सर्विसेज दे रही है, उसके बदले उसको क्या मिलता है? फीस मिलती है, कमीशन मिलता है। ठीक है, तो वो जो चीज उनको मिल रही है वो भी क्या है? आपकी एग्जेम्प्ट। ठीक, आगे सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये लाइन ऊपर भी आई थी कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं था, वहां पे किसके लिए था? वेयरहाउस के लिए था। यहाँ पे उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ऐड हो गया कि उसकी फ्यूमिगेशन का अगर काम हो रहा है, उसकी कोई सर्विस दे रहा है, तो वो भी क्या है? आपका एग्जेम्प्ट। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट एंट्री 54 के अंदर काफी लंबी चौड़ी बातचीत है। 54 की एनालिसिस भी डीपली होगी, ये सारी बातों को आपको दोबारा पढ़ने को आगे मिलेगा अभी। 55 देखो, कैरिंग आउट एन intermediate production process as job work in relation to cultivation of plant and rearing of all life form of animals except कर दो horses को छोड़ दो, किसके लिए? for food, fiber, fuel, raw material and other similar products और agriculture produce। तो ये सारी कहानी सेम है, बस यहाँ पे मेन चीज क्या आ रही है कि कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी कर रहा है, मतलब सर्विस दे रहा है जिसके अंदर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी कोई मदद कर रहा है एज ए इंटरमीडिएरी। ठीक है, जिसमें वो काम वही करेंगे, किसका काम करेंगे? या तो कल्टीवेशन करेंगे प्लांट्स का, या फिर रेयरिंग करेंगे किसका? एनिमल्स का, हॉर्सेस को छोड़ के। काहे के लिए? फूड, फाइबर वगैरह मिलेगा इसके लिए। ठीक है, तो अगर कोई इंटरमीडिएट की तरह उसको अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स वगैरह को, तो वो भी क्या है? आपका एग्जेम्प्ट। और लास्ट आता है आपका सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। ये लास्ट 55 एक ही कैटेगरी है, कोई खास नहीं, एक सिंपल सी लाइन है। आपको ध्यान रखना है कि लाइव स्टॉक्स की अगर कोई इंसेमिनेशन वाली फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपका क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। मेन जो आपका फोकस है वो किसके ऊपर है? दो पार्ट के अंदर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला, और इसी के अंदर घुसा हुआ है जिसका इसका एक एक्सेप्शन निकल के आया, जो कि किसमें कवर होता है? 24B के अंदर। तो इन दोनों के रिलेशन से आपके मोस्टली सवाल जो होते हैं वो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है,
देखेंगे वन बाय वन इसकी एनालिसिस। एक मिनट के लिए जरा मैं इसको ब्रेक दे रहा हूं। चलो जी, तो आते हैं इसके एनालिसिस के अंदर। क्या चाहते हो कर लो यार, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले एनालिसिस के अंदर आपका एंट्री नंबर 54 ही आ रहा है, विच इज दी लेंथीएस्ट एंट्री। बड़ी एंट्री है और काफी सारी इसके अंदर डीप बातें हैं। तो 54 की एंट्री की एनालिसिस शुरू हो रही है। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी, तो इसका हमने देखा द वर्ड सर्विसेज रिलेटिंग टू, क्या कॉमन वर्ड था, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। किसको छोड़ के, छोड़ के, काहे के लिए किया जा रहा है, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एंट्री नंबर 54। ये एक टर्म है जो कि यूज किया गया एंट्री नंबर 54 के अंदर। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग ऑफ फिश, rearing of silkworm, cultivation of ornamental flowers, horticulture, forestry, etc. इस टाइप की जितनी एक्टिविटीज होती है, चाहे वो पशुपालन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जो प्लांटेशन वगैरह से रिलेटेड होती हैं, या फिर आपकी जो और जो जैसे फिश के आइटम हो गए आपके, और इस टाइप की जितनी भी चीज हो गई, हॉर्टिकल्चर वगैरह हो गई, इस टाइप से जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है रिलेटेड टू व्हाट होना चाहिए, एनिमल्स या फिर प्लांट। प्लांट में वर्ड कल्टीवेशन का यूज करोगे और एनिमल में रियरिंग का वर्ड यूज करते हैं। हॉर्सेस को बाहर कर देना बस आपको इसमें से। तो इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये निकल के आया। इसके अंदर कुछ आपको एग्जांपल दे दिए गए, जैसे कि ब्रीडिंग ऑफ फिश हो गया, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म हो गया, इस टाइप के आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखते हैं। आगे फर्दर द आइटम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, छोड़ते हुए किसको, हॉर्सेस को। सेम वर्डिंग चल रही है, ऑन विच either no further processing is done, या तो उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की गई, और such processing is done as is usually done by the cultivator or producer which does not alter its essential characteristics। मतलब कि वो जो प्रोडक्ट उससे निकल के आया उसमें या तो कोई प्रोसेसिंग की ही नहीं जा रही है, या फिर प्रोसेसिंग की जा रही है तो उससे उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अल्टर नहीं हो रहा। बट मेक्स इट्स मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के लिए उसको मार्केटेबल किया जा रहा है। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है, जैसे किसान वाली चीजें को तो एपीएमसी मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जो मंडी लगती है उस मंडी के अंदर जिसको बेचते हैं, जिसमें वो एसेंशियली फर्स्ट टाइम बेचा जाता है किसानों के द्वारा, सीधा किसानों के हाथ से जहां वो बिक्री होगी वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी मार्केट। आप जो सपोज प्याज खरीद के लाते हो वो प्राइमरी मार्केट से खरीद के लाते हो? नहीं, आप प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीदते। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है कि वो जो किसान से खरीद रहा है, वो किसान जहां बेच रहा है वो मार्केट कौन सा है, प्राइमरी मार्केट। उसके बाद वो फर्दर बहुत बार बिकता होगा, वो प्राइमरी मार्केट आपका नहीं है। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ईदर सब्जेक्ट टू नो फर्दर प्रोसेसिंग एट ऑल, और if any processing is undertaken on the agriculture produce, it should not alter its essential characteristics but make it marketable for the primary market। ये सेम बात दोबारा रिपीट कर दी गई कि भैया या तो उस आइटम पे कोई प्रोसेसिंग की ना जाए, या फिर प्रोसेसिंग की जाए तो उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अल्टर नहीं होना चाहिए, और वो प्रोसेसिंग इसलिए की गई है ताकि उसको मार्केटेबल किया जा सके। कहां पे, प्राइमरी मार्केट के अंदर। आगे इंस्टेंस देखो, एग्जांपल्स देखो। सच प्रोसेसेस आर द प्रोसेस कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म। ये प्रोसेस जो किया जाएगा ये कहां किया जाएगा, किसी फैक्ट्री में नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चर फार्म में किया जाएगा। इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, etc। ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं। लेट अस एग्जामिन व्हाट इज एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 52। फर्स्ट डीप जाएंगे कि 54 बेसिकली किस किस चीजों को एग्जेम्प्ट कर रहा है। एंट्री 54 एग्जेम्प्ट्स एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर एक्टिविटीज आई थी ना कई सारी, आपने देखा था बाय वे ऑफ, फिर कई सारी एक्टिविटीज थी, उन एक्टिविटीज की डिस्कशन हो रही। तो पहला वर्ड आपका क्या था, एग्रीकल्चर ऑपरेशन। पहला वर्ड क्या था, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करा जा रहा है, और जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोडक्शन और टेस्टिंग। फर्दर प्रोसेसेस कैरिड आउट इन एन एग्रीकल्चरल फार्म। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस ये जो हो रहा है कहां पे होना चाहिए, एग्रीकल्चरल फार्म में, किसी फैक्ट्री की बात यहां पे नहीं की जा रही है। इंक्लूडिंग सेम वर्ड आ गया आपके, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, कटिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग और बल्क पैकिंग, सच लाइक ऑपरेशंस व्हिच, अब एसेंशियल इसके अंदर क्या है, व्हिच do not alter the essential characteristics of the agriculture produce but make it only marketable for the
प्राइमरी मार्केट और ऑल्सो एग्जेम्प्ट। दिस इज द एसेंशियल थिंग कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया जाएगा इन तरीकों से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अल्टर नहीं होनी चाहिए और उसको मार्केटेबल किया जा रहा है फॉर प्राइमरी मार्केट। नाउ इन द व्यू ऑफ द सेम फॉलोइंग प्रोसेसेस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एंट्री एंड दस आर लायबल टू जीएसटी। अब कुछ प्रोसेस की बात की जा रही है जो कह रहे हैं कि भैया इससे ये समझ में आता है कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, जीएसटी के एग्जेम्पशन के परव्यू से बाहर है, मतलब कि जीएसटी के अंदर तो आएगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सा तो दो चीजें, पहला वो प्रोसेस जिससे आपने क्या कर दिया, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जांपल दिया था मैंने आपको, आपने क्या कर दिया, पोटैटो से चिप्स बना लिए। फॉर इंस्टेंस पोटैटो चिप्स और टोमेटो केचप्स, ये भी एग्जांपल अच्छा है। टोमेटो था लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, अब वो केचप के फॉर्म में आ गया। तो पोटैटो चिप्स और टोमेटो केचप्स आर मैन्युफैक्चर्ड थ्रू प्रोसेस व्हिच अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फार्म प्रोड्यूस्ड पोटैटोस और टोमेटोस इन दिस केस। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाली एक्टिविटी जो आपने की, जो चिप्स बनाए, ये क्या एग्रीकल्चर फार्म में बनाए गए या फैक्ट्री में बने होंगे, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा कि भैया जो आप ये प्रोसेसिंग कर रहे हो, ये सारी प्रोसेसिंग कहां होनी चाहिए, जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो ये सारी कहां होनी चाहिए, फार्म में होनी चाहिए, ठीक। आगे, फॉर प्रोसेस व्हिच मेक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल इन द रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट जैसे हम खरीद के लाते हैं। अब अगर आपने उसमें ऐसा प्रोसेस किया कि वो मार्केटेबल हुआ है, कहां पे, प्राइमरी मार्केट में नहीं, कहां पे, रिटेल मार्केट में, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है उससे वो मार्केटेबल कहां होना चाहिए, प्राइमरी मार्केट के अंदर, ना कि किसी और मार्केट में। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, जो मसाले पीस के बेचे जाते हैं, मसाला साबुत बिक रहा है प्राइमरी मार्केट, उसको पीस के फर्दर और अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैकिंग करके, अलग अलग तरीके से, अब जैसे ऊपर आपने कहा पैकिंग था, लेकिन वो पैकिंग अलग है और आपने उसके मसालों को पीसा, उसके अंदर और कुछ कलर वगैरह इंट्रोड्यूस किया और भी कुछ आपने प्लस माइनस किया, उसकी फिर छोटी छोटी पैकिंग बना के आप बेच रहे हो, ठीक है। तो क्या वो प्राइमरी मार्केट में बिकेगा या फिर रिटेल मार्केट में बिकेगा, रिटेल में। किसानों ने ऐसे नहीं बेचा ना, किसानों ने जब बेचा होगा तो उन्होंने रॉ मटेरियल बेचा होगा, पूरा रॉ होगा, वो जो मसाले होंगे वो रॉ फॉर्म में होंगे, उसकी फिर आपने मल्टीपल एक्टिविटीज करके उसको अलग अलग नाम से बेच रहे हो, तो वो आपका रिटेल मार्केट का पार्ट हो गया। ग्राइंडिंग, स्टरलाइजिंग, extraction packing in retail packs of the agriculture products which make the agriculture products marketable in the retail market would not be covered in this entry। obviously बात है, देखो मार्केट, अब हमें कोई बोलेगा कि सीधा 10 किलो तो हम नहीं खरीदेंगे, हमें तो छोटे छोटे पाउची चाहिए 500 रुपए वाले ना, किसी आइटम का, पर वो रिटेल के लिए उस फॉर्म में लाएगा ताकि रिटेल में उसको बेचा जा सके, लेकिन प्राइमरी मार्केट वो टर्म काउंट नहीं होगा। रिटेल में अगर बेचा जाएगा तो जीएसटी तो उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। Only such processes are covered in this entry which makes agriculture produce marketable in the primary market। Apart from this, आपने देखा फार्म लेवल जो होते हैं वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगला आपने देखा रेंटिंग या लीजिंग की जाती है किसकी, एग्रो मशीनरी की या फिर वैकेंट लैंड की। तो वैकेंट लैंड में स्ट्रक्चर हो चाहे ना हो, वो भी क्या माना जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट। तो इसके तो कोई डीप जाने वाली बातें है नहीं। एग्जाम्पल अगला, एग्जाम्पल नंबर 18 है, कह रहा है मूलचंद हैज लीज्ड आउट टू फार्मर तुलसीदास अ वैकेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर। एक खाली जो लैंड है वो दिया काहे के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। द लैंड हैज अ ग्रीन हाउस एंड अ स्टोरेज शेड। लैंड के ऊपर एक ग्रीन हाउस भी है वहां पे और एक स्टोरेज शेड है, कुछ आपको स्टोर करना हो, अपनी जो भी आपकी उपज है उसको आप शेड के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हो। इस टाइप से उन्होंने बनाया है उस लैंड के ऊपर, ठीक है। विच आर इंसिडेंटल टू इट्स यूज फॉर एग्रीकल्चर, मतलब वो इंसिडेंटल है, मेन नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरे में शेड है, छोटा सा लैंड है, नहीं, बड़ा सा लैंड है और छोटा सा शेड है जिसके अंदर जनरली अपनी उपज वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है, इंसिडेंटल पार्ट है उसका। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड विद अ ग्रीन हाउस एंड a storage shed which is incidental to its use for agriculture is exempt from GST। तो ये मेनली फोकस यहाँ पे इस पे किया जा रहा है कि भैया उसके साथ कुछ स्ट्रक्चर है चाहे नहीं है, तो स्ट्रक्चर अगर है भी लेकिन वो इंसिडेंटल कैटेगरी का है तो वो भी क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट ही होगा। इस तरीके से आपके एग्जांपल में आपको या क्वेश्चनों में आपको घुमाया जाएगा कि वैकेंट लैंड तो है ही है, वो तो पता ही है कि एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल ऐसे जोड़े जाएंगे जिससे कि कंफ्यूजन होगा कि ये एग्जेम्प्ट होगा या नहीं, ठीक है। आगे अगला हमने देखा था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। मैंने आपको बताया था रिसर्च वगैरह टाइप की सर्विसेज होती है जो कि फार्मर्स को दी जाती है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो सके, वो नॉलेजेबल हो सके। तो इस टाइप की सर्विसेज भी क्या है हमारी, एग्जेम्प्ट। तो आइटम एफ ऑफ द एंट्री एग्जेम्प्ट्स द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। Said services have been defined under the notification to mean the application of scientific research and knowledge to agriculture practices through farmer education or training. The main objective of AES, Agriculture Extension Services, is to transmit latest technical know-how to farmers. मेन पर्पस यही होता है कि भैया लेटेस्ट उनको तरीके पता हो, मेथड्स पता हो, किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई कर सकते हैं। ऐसा क्या हमने कुछ खोज लिया जिससे कि चीजें और आसान और बेहतर हो सकती है। इट
ऑल्सो फोकस ऑन इनहेंसिंग फार्मर्स नॉलेज अबाउट क्रॉप टेक्निक्स एंड हेल्प देम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दिस इज डन थ्रू ट्रेनिंग कोर्स। इनको कैसे दिया जाता है? ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाता है, जैसे कि किसान कॉन सेंटर है, फार्म विजिट्स हो गए, फार्म ट्रायल्स हो गए, किसान मेलाज हो गए, किसान क्लब्स हो गए, एडवाइजरी बुलेटिन हो गया, या इस टाइप से और कोई भी चीज है। इस तरीके से कोई भी अगर फार्मर्स को जगाने की एक्टिविटी कर रहा है, उनको सर्विसेज वगैरह दे रहा है, तो वो भी क्या है आपका एक्सेप्ट। इसमें कवर होगा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज के अंदर। एपीएमसी हमने देख लिया, ऑल्दो समझा चुके हैं, बट कुछ खास नहीं, एक बार रीड मार लो फटाफट से कि सर्विसेज बाय एन एपीएमसी or board or services provided by commission agent for sale of purchase of agriculture produce are not liable to GST। APMC और board means, इसका मतलब क्या है? कोई भी कमेटी, यानी कमेटी और बोर्ड सेट अप अंडर दी स्टेट लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग दी मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स की मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए कमेटी बना दी, इसका नाम होता है क्या? एपीएमसी। ठीक है। सच मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड्स हैव बीन सेट अप इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। क्या सभी स्टेट्स के अंदर है? नहीं। आपने अभी ताजा ताजा न्यूज वगैरह में सुना हो तो बिहार एक स्टेट है जहां पे एपीएमसी कमेटी नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा पंजाब है वहां पे। ठीक है सर, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ऐसा नहीं कि सभी स्टेट्स में है, पर काफी स्टेट्स में है। एंड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज फॉर फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज लाइक शेड, वाटर, light, electricity, grading facility, etc. They also take measures for prevention of sale or purchase of agriculture produce below the minimum support price। मतलब वो इस चीज पे भी नजर रखते हैं कि कोई किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पैसों में उनका जो उपज है वो ना लेके जा रहा हो, उस चीज को भी वो रोक लगाते हैं। एपीएमसी क्या पैसे लेता है जी? एपीएमसी सर्विस देता है तो उससे क्या लेता है? वो कलेक्ट करता है मार्केट फीस, लाइसेंस फीस या रेंट या ईटीसी, इस टाइप की जो भी उसको कंसिडरेशन मिलती है। ये कंसिडरेशन क्या है? ये वो सर्विस की कंसिडरेशन है जो कि एपीएमसी ने प्रोवाइड किया। तो ये जो कंसिडरेशन आएगा ये क्या माना जाएगा? एक्सेप्ट। इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड और आर कवर्ड इन आइटम जी ऑफ एंट्री 51। हाउएवर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच बॉडी व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ सेम चीजें और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी लायबल टू टैक्स। अब ये बहुत अच्छी बात कह गया। क्या कह गया? कि भैया जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये एपीएमसी या उस प्रकार की कोई भी बॉडीज हो, ये किससे रिलेटेड होनी चाहिए? जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव लिखा गया था 54 हेडिंग की हेड में क्या लिखा गया था? 54 की जो हेडिंग हुई उसके अंदर बाय वे ऑफ बथेरी चीजें आई थी, लेकिन स्टार्टिंग हेड में क्या लिखा गया था? स्टार्टिंग हेड में लिखा गया था कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या फिर रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट दिस एंड दिस, काहे के लिए? जो फूड फाइबर वगैरह के लिए। ठीक है। और बाय वे ऑफ में एपीएमसी वाला एक पॉइंट आया था। बाय वे ऑफ शुरू उसके अंदर अलग-अलग पॉइंट्स आए थे, उसके अंदर एक पॉइंट आया था एपीएमसी का। मतलब कि भैया एपीएमसी जो सर्विस दे रहा है वो अगर इसके रिलेशन में है, किसके रिलेशन में? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स, तो उस केस में ही एपीएमसी की सर्विस जो होगी वो क्या मानी जाएगी? एक्सेप्ट। लेकिन एपीएमसी इसके अलावा और कोई सर्विस दे रहा है तो वो क्या होगा? टैक्सेबल। एग्जांपल देखो, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब एपीएमसी ने मंडी बनाई, मंडी के अंदर शॉप्स वगैरह है, शॉप्स को वो रेंट पे देते हैं, तो रेंट पे अगर शॉप दे रहे होंगे तो एपीएमसी उससे भी वैसे कमा रहा होगा, लेकिन वो जो कमाई होगी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए। तो मेन जो है, एक बार दोबारा इस पे ध्यान दो, ये जो हमने इसका मेन लॉ पढ़ा था, ये वाला, ये ए से लेके एच तक की जितनी बातें हैं ये सारी किससे कनेक्टेड हैं? इस चीज से। ये ए से लेके एच तक जितनी बातें यहां पे दी गई हैं ये सारी किससे कनेक्टेड है? इससे। ये बेस फॉर्म इनका यही है कि भैया ये सारी इनसे रिलेटेड है तो ही ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट। अदरवाइज किसी और फॉर्म में कर रहे होंगे, जैसे सप्लाई ऑफ फार्म लेवल होगा, लेकिन वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए? इस पर्पस के लिए होना चाहिए, तभी वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कनेक्शन किसका है? इसके साथ। चलो आगे देखो, एपीएमसी पार्ट खत्म हुआ। अगला वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब इसके अंदर कुछ क्लैरिटी यहां पे दी गई है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग जो है, इसमें और भी चीजें थी, लोडिंग अनलोडिंग वाली चीजें भी थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होगी तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। मेन फोकस किस पे किया गया? वेयर हाउसिंग पे। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक किससे? 24B से। ताल्लुक किससे है? 24B से। 24B ने किसकी बात करी? वेयर हाउसिंग कुछ चुनिंदा आइटम्स की, और ये किसकी बात कर रहा है? वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो उस दोनों को बाइफरकेट करने के लिए इस एनालिसिस की जरूरत है। अदरवाइज बाकी तो हमें पता लगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर हमें डिफाइंड हो गया तो बता देंगे भैया इसकी पैकिंग करो, अनलोडिंग करो, लोडिंग करो या वेयर हाउसिंग करो, वो सब क्या है? एग्जेम्प्ट। लेकिन
बाकियों के लिए ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा अगर कोई आइटम होगा तो उसके लिए ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ वेयर हाउसिंग करोगे तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट, जो ऊपर लिस्ट डाउन किए गए थे 24B के अंदर। तो इन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके यहाँ पे समझाया जाए। देखो जरा क्या है, आइटम ई ऑफ एंट्री 54 एग्जेम्प्ट्स क्या करते हैं, लोडिंग भी, अनलोडिंग भी, पैकिंग भी और स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी। किस चीज की, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ चीज समझनी है, जैसे कि पहला आइटम आ रहा है प्रोसेस्ड टी एंड कॉफी। अब प्रोसेस्ड टी और कॉफी जो है ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। जो टी लीव्स होती है वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, उसके बाद जब उसमें प्रोसेसिंग कर दी गई तो वो क्या होगा हमारा, अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो वो 54 के आइटम ई के अंदर एग्जेम्प्ट है क्या, नहीं। लेकिन 24B ने क्या एग्जेम्प्ट कर रखा है इसको, हाँ। तो ऑल्दो एग्जेम्प्ट है लेकिन एंट्री नंबर 54 के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं है, ये एंट्री नंबर 24B के अंदर एग्जेम्प्ट है। तो ये इन दोनों के बीच की डिफरेंस है। देखो, टी इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बेवरेज सच एज ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी इज प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मेड इन टी फैक्ट्रीज आफ्टर कैरिंग आउट सेवरल प्रोसेसेस सच एज ड्राइंग, रोलिंग, शेपिंग, रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन, पैकिंग etc ऑन ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ के ऊपर सारी हरकत की जा रही है, जो मेनली टी लीव्स आई उसके ऊपर सारी हरकत की गई। एंड इज द प्रोसेस्ड आउटपुट ऑफ द सेम, और ये सारी हरकत करने के बाद एक आउटपुट निकल के आया जो कि प्रोसेस्ड है, ठीक है। Thus green tea leaves and not tea, जो ग्रीन टी लीव्स है बेसिकली वो ग्रीन टी लीव्स है। ग्रीन टी लीव्स को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, टी को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। तो वही कह रहा था, ग्रीन टी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन द एंट्री 54 नॉट टी। इसको इस तरीके से पढ़ो, thus green tea leaves and not tea is the agriculture produce eligible for exemption under एंट्री 54। मतलब ग्रीन टी लीव्स है तो उसकी एग्जेम्पशन कहां है, एंट्री नंबर 54 में है, ना कि टी की। टी की एग्जेम्पशन नहीं है क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं है। वेयर सच एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेम इज द केस विद कॉफी ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी बीन्स। तो सेम फंडा कॉफी के अंदर भी लगेगा कि कॉफी बीन्स जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग होगी, वेयर हाउसिंग होगी, तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट होगा एंट्री 54 आइटम ई के अंदर। लेकिन जो अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी क्या होगा, यहां पे एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगा, उसके लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी, 24B। आगे देखिए, तो अगर कॉफी की लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा, कॉफी की लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा 24B के अंदर, नहीं। क्यों, क्योंकि 24B सिर्फ और किसकी बात कर रहा है, स्टोरेज और वेयर हाउस की। स्टोरेज और वेयर हाउस करोगे इन आइटम्स का तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग की बात वो नहीं कर रहा। तो कॉफी की अगर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है 24B के अंदर। टी की अगर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग हो रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन इनकी अगर आप वेयर हाउसिंग करा रहे हो तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट 24B के अंदर, ठीक है। और 54 के अंदर तो कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है इन आइटम्स का, क्योंकि ये क्या हो गए, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं, ऐसे उदाहरण और है, जैसे कि अगला उदाहरण है आपका जागरी। जागरी क्या होते हैं, गुड़, गन्ने से अरे जागरी गुड़ है, जागरी मीन्स क्या, गुड़ जो किससे बन रहा है, गन्ने से बन रहा है। तो गन्ना जो है वो क्या है, शुगर केन जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन जो उससे गुड़ निकला वो क्या है, आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग तो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हो गया, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर नहीं आता। लेकिन जागरी को 24B ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। 24B में जागरी का पॉइंट भी था। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर शुगर कैन की बात करो, अगर शुगर कैन की बात करो तो इसका आप लोडिंग कर सकते हो, अनलोडिंग कर सकते हो, पैकिंग कर सकते हो, वेयर हाउसिंग कर सकते हो। तो ये एग्जेम्प्ट होगा किसके अंदर, एंट्री नंबर 54। एंट्री नंबर 54 आइटम ई के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस शुगर कैन से क्या बना, जागरी, अब इस जागरी का क्या एग्जेम्प्ट होगा, लोडिंग एग्जेम्प्ट होगा नहीं, अनलोडिंग नहीं, पैकिंग नहीं, वेयर हाउसिंग हाँ, लेकिन किसके अंदर, 24B के अंदर होगा, 54 के अंदर नहीं होगा। इसी समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। आगे पल्सेस की बात करें तो सेम फंडा इसके साथ भी है। पल्सेस कॉमनली नोन एज दाल आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डीहस्किंग और स्प्लिटिंग और बोथ, मतलब उसके छिलके वगैरह उतारे जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीहस्किंग और स्प्लिटिंग इज यूजुअली नॉट कैरिड आउट बाय द फार्मर्स। ये जो हरकत है जनरली फार्मर्स नहीं करते, और एट फार्म लेवल, ना ही ये फार्म में किया जाता है, बट बाय द पल्सेस मिलर। जनरली किसके द्वारा किया जाता है, जो पल्सेस की मिलर की प्रोसेस एक्टिविटी करते हैं, जो मतलब बेसिकली मिल्स वगैरह चलाते हैं, जो इस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, ठीक है। देयरफॉर पल्सेस dehusked और split are not agriculture produce, मतलब वो वाले पल्सेस जिसके छिलके वगैरह उतारे जा चुके हैं,
डीहस्किंग प्रोसेस उसके ऊपर हो चुका है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर नहीं आते। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? 24B के अंदर। और सिर्फ और सिर्फ किसकी फैसिलिटी की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी? वेयर हाउसिंग की, बाकी किसी की नहीं होगी। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि होल पल्स ग्रेन सच एज होल ग्राम राजमा, ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि कवर होते हैं किसमें? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फर्दर कोई एक्टिविटी की ही नहीं जाती। तो इसको 24B में इसका फायदा लेने जाएंगे या इसके अंदर ले लेंगे? 24B के अंदर अगर हम राजमा को लेने जाएंगे तो रखे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस, अगर 24B की मदद लेंगे। और अगर 54 की मदद लेंगे राजमा में तो क्या क्या मिल जाएगा? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग और वेयर हाउस सब मिल जाएगा। तो बेटर है 54 की मदद से काम करो, ज्यादा एग्जम्पशन मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे समराइज करते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज इन्फॉर्म्ड दैट प्रोसेस प्रोडक्ट, सबको समझ के क्या समझ में आता है कि प्रोसेस प्रोडक्ट जो है जैसे कि टी हो गया, दैट इज ब्लैक टी, व्हाइट टी, ईटीसी, प्रोसेस्ड कॉफी बीन्स और पाउडर, प्रोसेस्ड, डिहस्ड और स्प्लिट, जागरी, प्रोसेस्ड स्पाइसेस, प्रोसेस्ड ड्राई फ्रूट्स, प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स, ईटीसी फॉल आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये सारी जिसके अंदर भी प्रोसेसिंग कर दी गई वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से क्या हो गए? बाहर हो गए। एंड देयरफॉर डू नॉट फॉल विद इन आइटम ई ऑफ एंट्री नंबर 54, इसलिए ये इस वाले एंट्री के अंदर कवर नहीं होते। ऑल्दो ये कवर हो जाते हैं कहां पे? 24B में, सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउसिंग सर्विसेज के लिए। ठीक, चलिए जी, ये इसका समापन जरूरी था। अगला आया एंट्री नंबर 55। ये किसकी बात कर रहा है? कस्टम माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। पैडी से राइस बनाया जाता है ना? तो पैडी से जो राइस बनाया जाता है ये कन्वर्जन कौन करता है? फार्मर्स करते हैं या अगेन ये प्रोसेस कोई और कर रहा है? फार्मर करते भी हैं और फार्मर नहीं भी करते। कई बार इसकी मिलिंग, जो मिल्स वगैरह होते हैं वहां पे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगेन यहां पे ये चीज देखने को मिलेगी क्या कि एंट्री 55 जो कह रहा है कि कस्टम माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस को डिफाइन कर रहा है बेसिकली एंट्री नंबर 55। तो इसके अंदर भी दोनों व्यू देखने को मिलेंगे आपको कि फार्मर्स भी कर सकता है, फार्मर नहीं भी कर सकता। अगर फार्मर कर रहा है तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर बाहर का एक्टिविटी कर रहा होगा तो उस केस में प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान हो, राइस के ऊपर सबसे पहला पॉइंट था एक एंट्री स्टार्टिंग में आई थी राइस को लेके कि भैया राइस के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, कोई भी एक्टिविटी राइस से रिलेटेड होगी तो वो क्या है? आपका एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो राइस को अपने आप में ही राजा बनाया गया है। देखो, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, ये था बेसिकली एंट्री नंबर 55 का कीवर्ड। एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट दिस, सेम चीज चल रही है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर कोई होगा जो कि इन संदर्भ में होगा, किस संदर्भ में? भाई कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जिससे क्या मिल रहा है? फूड फाइबर, तो वो क्या होगा? हमारा एग्जेम्प्ट होगा। मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। क्या जो ये कन्वर्जन किया जा रहा है जनरली, मतलब प्लांट की कल्टीवेशन से क्या आया? पैडी आया। अब पैडी से जो राइस में उसको कन्वर्जन किया जा रहा है, जो उसकी मिलिंग की जा रही है, क्या ये कल्टीवेशन का पार्ट है या कल्टीवेशन का पार्ट खत्म हो गया? कल्टीवेशन का पार्ट तो खत्म हो गया। एक बार पैडी क्रिएट हो गया उसके बाद कल्टीवेशन का पार्ट खत्म हो गया। अब जो ये मिलिंग की सर्विस दी जाएगी तो क्या इसको बोल सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है या सर्विस है? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन का प्रोसेस तो खत्म हो गया जब आपने क्या जनरेट कर दी? पैडी। अब अगर पैडी जनरेशन के टाइम में किसी ने अगर इंटरमीडिएट की तरह उसको सर्विस दी होगी तो वो तो माना जाएगा कल्टीवेशन ऑफ प्लांट का पार्ट। लेकिन पैडी जनरेशन के बाद आप सर्विस दे रहे हो काहे के लिए? उसको राइस में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि कल्टीवेशन का प्रोसेस क्या हो चुका है? खत्म। ठीक है, ये डिफरेंस बेसिकली यहां पे बताया जा रहा है। इट इज द प्रोसेस कैरिड आउट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज ओवर एंड पैडी हैज बीन हार्वेस्टेड। पैडी जब हार्वेस्ट हो गया उसके बाद ये एक सर्विस दी जा रही है जिसको हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट यूजुअली कैरिड आउट बाय द कल्टीवेटर। जो इसको उगाता है जनरली वो ये काम नहीं करता, पैडी को ही वो भेज देता है, वो कहता है भैया राइस तुम आगे बढ़ाते रहना। ठीक, जनरली। बट बाय राइस मिलर्स, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस आल्सो चेंजेस इट्स, नाम ही चेंज हो गया ना, पैडी पैडी था, अब वो क्या बन गया? राइस बन गया। तो क्या वो पैडी के कैरेक्टरिस्टिक में रहा या उसके कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आ गया? वो किसी और तरीके से यूज होगा। Therefore, milling of paddy into rice can not be considered as intermediate production process। को हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे in relation to, वही सेम सारी बातें, in relation to cultivation of plant for food, fiber or other similar products or agricultural produce। In view of the above, it is clarified that milling of paddy into rice is not eligible for exemption under entry number 55। एंट्री नंबर 55 के अंदर इसको एग्जेम्पशन
नहीं मिलेगी। एंट्री 55 किसकी बात कर रहा है? इंटरमीडियरी की। तो इंटरमीडियरी के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कल्टीवेशन का प्रोसेस होता है वो हमारा पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद ही खत्म हो जाता है। उसके बाद जो उसको सर्विस दी जा रही है दैट इज एडिशन टू कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में उसकी हेल्प नहीं की जा रही। कल्टीवेशन में हेल्प की जाएगी एज ए इंटरमीडियरी, तब जो सर्विस दी जाएगी उसको वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। उसी में एक एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है? क्योंकि जनरली चाहिए एग्जांपल है जो कि सवाल इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है और 2 इलस्ट्रेशन एक ही है, लेकिन इसके अंदर 3 सवाल है। तीनों के पहले आप जवाब दोगे फिर इसका आंसर में देखेंगे हम। देखो क्या कह रहा है, दुखिया दास इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको डिटरमाइन करना है कि जो सर्विसेज देते हैं ये दुखिया दास, सारे दुखी है, ये एग्जेम्प्ट है कि नहीं जीएसटी से। पहला, पैकेजिंग ऑफ द ओनियंस परचेज फ्रॉम विलेज फार्मर्स। कह रहा है विलेज फार्मर से हम ओनियंस खरीदते हैं, उसकी क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं इनटू स्मॉल पैकेट्स ऑफ 1 kg। बहुत अच्छा। इन दुखिया दास वेयर हाउस, दुखिया दास के वेयर हाउस में ये काम हो रहा है। क्या क्या फार्म में हो रहा है? एग्रीकल्चर फार्म में हो रहा है? नहीं, वेयर हाउस में हो रहा है। आगे ध्यान देना। सो दैट सेम कैन बी सोल्ड इन नियर बाय सिटी मॉल। कह रहे हैं जी इसलिए कर रहे हैं ये हरकत ताकि इसको जो सिटी मॉल है आसपास में वहां पे बेचा जा सके। तो आपको 2 चीजें देखनी थी कि क्या उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अल्टर हो रही है कि नहीं हो रही। तो नहीं जी, ओनियन पहले भी था, अभी भी क्या है वो ओनियन ही, उसका पैकिंग किया जा रहा है तो चलेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था आपका कि उसकी जो ये हरकत की जा रही है ये कहां के लिए होनी चाहिए ताकि वो मार्केटेबल हो सके। कहां पे? प्राइमरी मार्केट में। क्या ये प्राइमरी मार्केट है? मॉल में बेचा जाएगा क्या ये प्राइमरी मार्केट है? नहीं, तो ये प्राइमरी मार्केट नहीं है। इस वाले पॉइंट से ये जो सर्विस है, ये जो एक्टिविटी है, ये क्या मानी जाएगी? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगी। अगला देखो, पढ़ेंगे इसके आंसर को। वैसे वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी एंड टी। जागरी और टी की जो वेयर हाउसिंग है उसका क्या है? तो आपने देखा है जागरी और टी की जो वेयर हाउसिंग होती है वो एंट्री 54 में तो नहीं, लेकिन 24B के अंदर आपका क्या हो जाता है? ये एग्जेम्प्ट। सिंपल है। तो रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बताओ टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? जी इतना टाइम लगाओगे? एक लाइन लिखी छोटी सी, बता दो फटाफट। गलत। समझो सर्विस क्या है इसके अंदर? वेयर हाउसिंग की सर्विस है या रेंटिंग की सर्विस है? रेंटिंग की सर्विस है। एग्जेम्प्ट क्या होता है? वेयर हाउसिंग की सर्विस। समझ रहे हो? मेरा वेयर हाउस है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं कि अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखो और मैं आपसे उसके पैसे लेता हूं, तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट। मैंने आपको अपना वेयर हाउस दिया रेंट पे कि भैया तुम चलाओ और तुम इसको वेयर हाउसिंग की सर्विस दोगे किसी और को। तो तुम जब किसी और को सर्विस दोगे, मतलब क्या हुआ कि ए के पास वेयर हाउस था, ए वेयर हाउसिंग की सर्विस नहीं दे रहा, अपना वेयर हाउस वो किसको दे रहा है? बी को रेंट पे। बी को उसने रेंट पे दे दिया। अब बी वेयर हाउसिंग की सर्विसेज देता रहता है किसी और पर्सन को, सी को, डी को, किसी को भी। तो जो बी सर्विस दे रहा है ये तो किसकी सर्विस है? वेयर हाउसिंग की, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन जब ए ने सर्विस दी बी को, रेंट किया, रेंटिंग की किसकी? वेयर हाउसिंग की, तो क्या ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा? नहीं। रेंटिंग में आपने क्या देखा था? रेंटिंग और लीजिंग में क्या देखा था? एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड, ये सिर्फ एग्जेम्प्ट होते हैं। मैं वेयर हाउस ही किसी को रेंट पे दे रहा हूं तो सेपरेट एक्टिविटी हो गई ना, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड में क्या काम कर रहा हूं? कुछ नहीं। हाँ, ये बंदा जब वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देगा और लोगों को इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखेगा, ये वाली सर्विस क्या होगी आपकी? एग्जेम्प्ट। समझ पा रहे हो? तो इसके अंदर ये जो जुड़ गया, सिर्फ वेयर हाउस, सर्विस ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। लेकिन रेंट पे मैंने दिया वेयर हाउस किसी और को ताकि वो स्टोर करेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो मेरा एग्जेम्प्ट नहीं है। क्यों नहीं पता लगा? रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस, मैं अपना वेयर हाउस रेंट पे दे रहा हूं फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसमें तुम ऐसे भी देख लो, एक ए है, इसका वेयर हाउस है, इसने बी को पूरा वेयर हाउस दे दिया कि भाई साहब तुम इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखो, तीसरा पार्टी नहीं है। इसने इसको रेंट पे दे दिया कि भैया तुम इसको रखो वेयर हाउस को और इस पे अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करना। तो क्या ये वेयर हाउस की फैसिलिटी दे रहा है या रेंटिंग की फैसिलिटी दे रहा है? ऐसे एग्जांपल दूसरा लो कि एक होता है कि बस चल रही है और बस में टिकट कलेक्ट किया जा रहा है, तो टिकट कलेक्ट किया जाएगा तो बथेरे लोग होंगे। एक होता है मैंने पूरी बस ही रेंट पे दे दी। फर्क है दोनों में? नहीं है। आपको क्या कहा जा रहा है कि बस की सर्विस आप किसी को दोगे, अलग अलग लोग आएंगे, उसको यूज करेंगे, आपसे अलग अलग पैसे देंगे, वो एग्जेम्प्ट है। आपने कहा जी पूरी बस को रेंट पे दे देते हैं, तो क्या वो एग्जेम्प्ट किया गया है? नहीं। इसमें ये फर्क है कि ए से कहा गया कि भाई तो तुम्हारे पास वेयर हाउस है, तुम वेयर हाउसिंग की सर्विसेज दो, तो बहुत सारे लोग अवेल करेंगे ना उस सर्विस को, बहुत सारे फार्मर्स अवेल करेंगे, बहुत सारे लोग अवेल करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए आएंगे, तो वो सर्विस तो एग्जाम मानी जाएगी। तुमने वेयर हाउसिंग की सर्विस नहीं दी, तुमने अपने वेयर हाउसेस को एक क्या समझा? अपना एसेट, अपना एक
फैक्ट्री हो, स्पेस हो, स्टोरेज लोकेशन हो, जो भी हो, आपने उसको एज अ रेंट पे दे दिया कि भैया 1 लाख रुपए रेंट, तो बात खत्म। तुम नहीं देख रहे उसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना रखेगा, नहीं रखेगा, कब रखेगा, निकालेगा, तो मतलब नहीं। तुमने कहा जी रेंट पे देते हम तुमको अपना ये स्पेस, इसमें तुम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रख लेना, और तो रखने के लिए दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पे एसेंशियल एक्टिविटी क्या हो रही है, रेंटिंग की, ना कि वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो ये फर्क है इसके अंदर। तीसरी पार्टी तो नाम ही इन्वॉल्व होगा, 2 पार्टी में भी समझ में आ जाएगा, तीसरी से और थोड़ा क्लियर होगा। पढ़ लेना इसके आंसर को एक बार। पहले वाले के अंदर क्या हो रहा था, पैकिंग ओनियंस की बात हो रही, तो देखो उसमें क्या कह रहे हैं, एंट्री नंबर 54, इंटर एरिया एग्जाम्स द प्रोसेस ऑपरेशन कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कह रहा है कि अगर हम पैकिंग करते हैं तो ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को अल्टर नहीं करता, हम भी कह रहे थे, बट मेड एक मार्केटेबल ओनली फॉर प्राइमरी मार्केट इन द गिवन केस दो द पैकिंग ऑफ ओनियंस डज नॉट अल्टर देयर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम पैकिंग कर रहे हैं तो उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अल्टर नहीं हो रही, हम प्याज को छील काट नहीं रहे, ठीक है सर। इट मेक्स देम मार्केटेबल फॉर रिटेल मार्केट, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये पैकिंग करके क्या हो रहा है, वो मार्केटेबल हो रहा है कहां पे, रिटेल मार्केट में, एंड नॉट फॉर द प्राइमरी मार्केट, एंड फर्दर सच पैकिंग इज बीइंग डन एट द वेयर हाउस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की जो पैकिंग की जा रही है कहां की जा रही है, वेयर हाउस में की जा रही है, एंड नॉट एट एग्रीकल्चरल फार्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म था कि भैया जो भी हरकत आप करोगे कहां पे करोगे, एग्रीकल्चरल फार्म में करोगे, अपनी फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, ऐसी वैसी जगह पे नहीं करोगे। तो इसलिए जो सेल सर्विसेज है ये एग्जाम नहीं है, ठीक है जी। ये कीवर्ड्स थे जो आपको एग्जाम पे अपने आंसर में लिखने हैं। अगला क्या है, वेयरहाउसिंग ऑफ जैगरी वाली बात थी, तो एंट्री नंबर 54 इंटर एरिया एग्जाम द वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाउएवर एंट्री नंबर 24 बी जो है वो एग्जाम करता है किसका, वेयरहाउसिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड आइटम्स। कई सारे आइटम है इसके अंदर, कई सारे आइटम थे, तो आप इस तरीके से इस वर्ड को यूज कर सकते हो, सर्टेन स्पेसिफाइड आइटम्स, सम ऑफ व्हिच आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसके अंदर से कुछ ऐसे भी आइटम्स है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते, तभी तो 54 की जरूरत, 24 बी की जरूरत पड़ी ना। अदरवाइज 24 में तो कवर था ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसमें वेयर हाउस भी कवर था, तो 24 बी लाते ही वो इसलिए लाया गया ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं भी अगर उसकी वेयर हाउसिंग भी की जा रही है तो वो भी क्या हो सके, एग्जाम। Although jaggery and tea do not qualify as agriculture produce, ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, their warehousing is specifically exempt under entry number 24B। इसको स्पेसिफिकली एग्जाम किया गया है कहां पे, 24B के अंदर। अब अच्छा, जहां पे इस टाइप की एंट्री का क्लैश चल रहा है ना आपस में, यहां पे एंट्री नंबर याद करना जरूरी है। आपको स्टार्टिंग में लिख दिया गया कि एंट्री नंबर याद करना जरूरी नहीं है, वो सारे जरूरी नहीं है, यहां पे एग्जैक्ट आप आइटम से पहचान सकते हो, लेकिन जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको दोनों को रेफर करना पड़ेगा एज अ सेक्शन कि भैया ये वाला एंट्री ये कहता है, ये वाला एंट्री कहता है, इस एंट्री के अंदर कवर होगा, इसके अंदर कवर नहीं होगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको इन एंट्रीज को याद करना जरूरी है, सारे नहीं, उसके ऊपर नीचे और भी एंट्रीज उसको याद करना जरूरी है, लेकिन इस वाली एंट्री को दोनों को याद करना जरूरी है क्योंकि आपस में क्या है, क्लैश। अगला वेयर हाउस वाली बात थी, देखो इसको, एंट्री नंबर 54 इंटर एरिया एग्जाम द सर्विस ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दस warehousing of agriculture produce per se is exempt. However, in the given case, service being provided are not warehousing service. इस सिचुएशन में warehousing service नहीं दी जा रही है, but renting of immovable property service. यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक उसकी immovable property है जो उसका स्टोरेज गोडाउन जो भी होगा उसको वो रेंट पे दे रहा है, ना कि वो warehousing का काम कर रहा है। Such services are not exempt. Clear? So this is all about what? एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। इसके अंदर और भी एंट्रीज थी, बाकी एंट्रीज बिल्कुल एक लाइनर वाली थी, तो इसलिए मेन जो इसकी मतलब डीप में जाने वाली चीजें थी वो की थी एंट्री नंबर 54, जिसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। एंट्री नंबर 55 क्योंकि उसके अंदर पैडी इनटू राइस वाला बात आया, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस का बात आया, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरा 24B तो 54 के साथ मुफ्त है एक तरीके से, तो वो तो आपको समझना पड़ेगा। बाकी एंट्रीज एक लाइन वाली थी, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, तो वो चलिए पूछी भी जाएगी, और पूछी जाएगी तो आपको नाम से पता लग जाएगी कि अच्छा ये एग्जाम है या नहीं। जो एनालिसिस का मेन एरिया था वो इन्हीं के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आएगा हमारा कौन सा, एजुकेशन सर्विसेज। तो इस तरीके से एक एक एंट्री है, एक एक एंट्री के ऊपर काफी डीप चर्चा है और समझने वाली बातें भी काफी सारी है। इसको यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पार्ट में।